हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कानून के क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की व्याख्या करनी है। कि नेपोलियन ने भाई कानून के क्षेत्र में, नेपोलियन के बारे में एक बार पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके योगदान पढ़े थे हम लोगों ने, सुधारों को पढ़ा था, लेकिन उसके कानून के क्षेत्र में योगदानों को आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था किसकी फील्ड में, लॉ की फील्ड में। तो ये लॉ के हम लोग स्टूडेंट है, तो ये आने की सबसे ज्यादा संभावना है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1821 केवल एक महान सेनापति और फ्रांस का सम्राट ही नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो केवल एक महान सेनापति और फ्रांस का सम्राट ही नहीं था, बल्कि उसने विधि और न्याय प्रणाली में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बल्कि उसने क्या करा है, विधि और जो न्याय प्रणाली है उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषकर फ्रांस के जो नेपोलियन संहिता, यानी जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड, ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के अनेक देशों की कानूनी व्यवस्था को क्या करा है, प्रभावित किया है। इस संहिता में आधुनिक नागरिक कानून, जो मतलब कि सिविल लॉ की नींव रखी और सामंती व्यवस्था से निकलकर एक लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे मेन कि नेपोलियन कोड है क्या, जिसे नेपोलियनिक कोड कह रहे हैं, वो आखिर है क्या। तो 1804 में फ्रांस में लागू किया गया यह कोड, जिसे हम लोग कोड सिविल डेस फ्रांसियास फ्रांसियास कहलाया। मतलब फ्रांस की मुझे नहीं आती है इतनी लैंग्वेज, तो डेस फ्रांसियास कहलाया, जिसे आमतौर पर फ्रेंच का ही लिखी हुई डेस फ्रांसियास, जिसे आमतौर पर नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। जिसे आमतौर पर क्या जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। यह एक सिविल कोड था जो व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति, अनुबंधों और पारिवारिक कानून से क्या था, संबंधित था। नेपोलियन कोड की मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो है कि समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे, और जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार, जन्म से मिलने वाली विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जन्म से मिलने वाले जो स्पेशल जो राइट्स थे, विशेषाधिकार थे, वो समाप्त कर दिए गए। जैसे कि अभिजात वर्ग की विशेषकर अधिकार मिला, जैसे अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार मिला, ये सब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। निजी संपत्ति का अधिकार देखेंगे कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट था, तो लोगों को अपनी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। लोगों को जो उनकी अपनी संपत्ति थी उस पर पूर्ण नियंत्रण और उत्तराधिकार का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे समझने भाई, आगे चलो। धर्मनिरपेक्षता, जिसे सेकुलर लॉ कहते हैं। कानून अब चर्च यानी कैथोलिक चर्च से स्वतंत्र बना। कानून चर्च के आधार पर नहीं चलेगा, कैथोलिक चर्च स्वतंत्र हो गया। धार्मिक नियमों की जगह राज्य के कानून लागू हुए। धार्मिक नियमों की जगह क्या लागू हुए, राज्य के कानून लागू हुए। समझौतों का पालन होगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्वतंत्र मर्जी से किए गए अनुबंधों को कानूनी मान्यता दी गई। तो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, जो एक फ्रीडम की मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी, जो स्वयं की मर्जी से जो क्या करे गए, जो अनुबंध किए गए, उनको कानूनी मान्यता दी गई। पारिवारिक कानून में सुधार देखेंगे तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, अभिभावकत्व आदि को कानूनी रूप से क्या किया गया, परिभाषित किया गया। ये सब क्या थे, पारिवारिक कानून के सुधारों में से एक थे। नेपोलियन का विधि में योगदान का एक विस्तृत विवरण देखेंगे कि जो नेपोलियन था उसका विधि में योगदान का एक विस्तृत विवरण देखें तो क्या कह रहा है कि विधि संहिताकरण की शुरुआत कर दी गई, जो हम लोग कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कहते हैं। नेपोलियन से पहले फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में कानून का कोई एकीकृत रूप नहीं था। नेपोलियन से पहले फ्रांस और जो अन्य यूरोपीय देशों में जो कानून का कोई एकीकृत रूप नहीं था। हर क्षेत्र में अलग अलग कस्टमरी लॉज चलते थे। हर क्षेत्र में जो अलग अलग क्या चलते थे, कस्टमरी लॉज, अपने अपने हिसाब के लॉज चलते थे। इससे न्याय में देरी और पक्षपात की संभावना रहती थी। हर इंसान के लिए अलग अलग कानून था, लेकिन नहीं, नेपोलियन ने विभिन्न स्कैटर्ड और परंपरागत कानूनों को संहिताबद्ध कर एक स्पष्ट, व्यवस्थित और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला कानून बना दिया। लेकिन नेपोलियन ने क्या करा, जितने भी बिखरे कानून थे और जो ट्रेडिशनल कानून थे उसको संहिताबद्ध करा, एक स्पष्ट तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करा, एक व्यवस्थित, स्पष्ट और एक सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला एक कानून बना दिया। भारत में 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने इंडियन पीनल कोड से आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड जैसे सीपीसी
ठीक है, सीपीसी आदि बनाकर इसी मॉडल का अनुसरण किया। तो भारत में जो 19वीं सदी में क्या बनाया था ब्रिटिश शासन ने, इंडियन पीनल कोड जिसे आईपीसी कहते हैं वो बनाया था, और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी बनाया था, आदि बनाकर इसी मॉडल का क्या करा था, अनुसरण किया था। ठीक है, न्याय तक सबकी समान पहुंच होगी, एक्सेस टू जस्टिस, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, न्याय तक सबकी पहुंच समान होगी। नेपोलियन कोड ने न्याय को केवल अमीरों की बपौती नहीं रहने दिया, पहले केवल संपन्न वर्ग ही, पहले मतलब जो नेपोलियन ने क्या करा, जो न्याय था उसकी वो केवल अमीरों के लिए ही था, और वो उसकी बपौती नेपोलियन ने बिल्कुल भी नेपोलियन कोड ने नहीं रहने दिया। पहले केवल संपन्न वर्ग ही न्याय पा सकता था, लेकिन अब हर नागरिक को अदालत में जाने का अधिकार मिला। पहले क्या था कि जो संपन्न वर्ग था या जो अमीर वर्ग था वही न्याय पा सकता था, लेकिन अब हर नागरिक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको अदालत जाने का अधिकार मिला। यह रूल ऑफ लॉ का प्रारंभिक उदाहरण था। यह विधि के शासन का क्या था, रूल ऑफ लॉ का प्रारंभिक उदाहरण था, जो आज लोकतंत्र की नींव है, जो क्या है आज डेमोक्रेसी की नींव है। क्या है, डेमोक्रेसी की नींव है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो दिखेगा कि समाज में सामाजिक समानता का प्रचार, समाज में सामाजिक समानता प्रचार यानी प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी। जो प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी देखें तो क्या कह रहा है कि नेपोलियन के कानून ने वंशानुगत विशेषाधिकार, पादेय वर्ग की संप्रभुता और सामंती प्रथाओं को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन के जो कानून ने वंशानुगत विशेषाधिकार या जो पादरी वर्ग है उसकी प्रभुता और जो सामंत कुप्रथाएं थी उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उदाहरण के लिए देखें तो अब कोई केवल अपने जन्म के आधार पर उच्च पद नहीं पा सकता था, अगर योग्य हो गए तो ही पद मिलेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। महिलाओं को भी कुछ सीमित अधिकार मिलने लगे, महिलाओं को भी क्या मिलने लगे, कुछ सीमित अधिकार मिलने लगे। हालांकि वे पूर्ण समानता के से अभी भी दूर थी, मतलब कुछ अधिकार मिल रहे थे लेकिन अभी भी वो पूर्ण समानता से क्या थी, दूर थी। यह विचार बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार में भी परिलक्षित होता है। और यह विचार जो बाद में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, उसमें भी क्या होता है, परिलक्षित होता है। परिवार कानून में आधुनिकता देखेंगे, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैमिली लॉ। परिवार कानून में आधुनिकता देखें तो वो क्या करा है कि नेपोलियन कोड ने विवाह, तलाक, माता पिता और संतान के संबंधों को कानूनी ढांचे में ढाला। नेपोलियन कोड ने क्या करा, विवाह हो गया, तलाक हो गया, माता पिता हो गए, जो संतान हो गए, उनके जो संबंध हो गए उनको कानूनी ढांचे में एक तरीके से ढाल दिया। विवाह अब केवल धार्मिक संस्कार ना होकर एक नागरिक अनुबंध बन गया, मतलब जो विवाह था वो केवल एक धार्मिक संस्कार ही नहीं रह गया बल्कि एक नागरिक अनुबंध भी बन गया। तलाक की अनुमति दी गई जो चर्च के कानून से निषिद्ध थी, तलाक की अनुमति दी गई जो चर्च के कानून से बिल्कुल ही अलग थी। उत्तराधिकार के नियमों में समानता लाई गई, उत्तराधिकार के नियमों में क्या लाई गई, समानता लाई गई। इन प्रावधानों का प्रभाव भारत के हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, और इंडियन डिवोर्स लॉ में भी देखा जा सकता है, जहाँ धार्मिक परंपराओं के साथ साथ आधुनिक सिद्धांतों का समावेश किया गया। जहाँ धार्मिक परंपराओं के साथ साथ क्या किया गया, आधुनिक सिद्धांतों का समावेश भी किया गया है। अनुबंध कानून का विकास देखते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नेपोलियनिक कोड ने अनुबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वीकृति के आधार पर वैध ठहराया। नेपोलियनिक कोड ने क्या करा, अनुबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वीकृति के आधार पर क्या ठहराया, वैध ठहराया, लीगल ठहराया। अब केवल राजा या चर्च द्वारा अनुमोदित अनुबंध ही मान्य नहीं थे, केवल जो राजा और जो चर्च खाली जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वही केवल अब मान्य नहीं थे, बल्कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समझौते कर सकते थे, बल्कि जो व्यक्ति थे वो भी स्वतंत्र रूप से समझौते अब कर सकते थे। फ्रॉड, कोर्सन आदि के खिलाफ क्या दी गई, सुरक्षा दी गई। भारत का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 भी इन्हीं सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है, जैसे स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य, परस्पर विचार आदि। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं भाई लोग। विश्व में नेपोलियन कोड का प्रभाव। अब विश्व में नेपोलियन कोड का प्रभाव देखेंगे तो क्या है, निकलेगा भाई, तो विश्व में नेपोलियन कोड का प्रभाव देखो तो नेपोलियन कोड को सबसे ज्यादा प्रभावशाली कानून दस्तावेजों में गिना जाता है। नेपोलियन कोड को
सबसे ज्यादा प्रभावशाली कानूनी दस्तावेजों में गिना जाता है। इसके प्रभाव निम्नलिखित देशों में देखे जा सकते हैं। इसके प्रभाव निम्नलिखित देशों में देखे जा सकते हैं। देश, प्रभाव का प्रकार, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस से सीधा कानूनी आयात होता था। ठीक है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड देखेंगे तो समान संहिताएं लागू हो गई। लैटिन अमेरिकी देश देखेंगे तो नेपोलियन कोड के आधार पर अपने कानून उन्होंने बनाए। मिस्र देखेंगे तो मोहम्मद अली पाशा ने इसे अपनाया। और भारत में देखेंगे तो ब्रिटिश राज में इंडायरेक्टली प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने इसे देखा और सीखा भी था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं भाई लोग। अब न्याय शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस अगर देखें, न्याय शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करें तो एथिकल स्कूल, नेपोलियन का कानून नैतिक मूल्यों पर आधारित था। नेपोलियन का जो कानून था वो नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। प्राकृतिक विधि सिद्धांत यानी नेचुरल लॉज, प्राकृतिक कानून के अनुसार सभी मनुष्यों के अधिकार समान है। प्राकृतिक कानून के अनुसार सभी मनुष्यों के अधिकार क्या हैं? समान है। यह सोच नेपोलियन के कोड में भी स्पष्ट झलकती है, और यही सोच क्या है? नेपोलियन के कोड में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। पॉलिटिज्म यानी कि लीगल पॉलिटिज्म में क्या था? हालांकि कोड को राज्य द्वारा लागू किया गया, हालांकि जो कोड को राज्य के द्वारा लागू किया गया, लेकिन यह लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता था, बल्कि उन्हें संरक्षित करता था। लागू यह कोड राज्य के द्वारा किया गया था, परंतु यह लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता था, बल्कि उन्हें संरक्षित करता था। यह सकारात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, और यह सकारात्मकता का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ठीक है, अब कानूनी दृष्टांत देखते हैं। लीगल इलस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया और कंपैरेटिव लॉज देखेंगे तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मैटर में भी यही है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ और समानता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना था, और यह सिद्धांत नेपोलियन कोड की भावना से मेल खाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्वतंत्र इच्छा से अनुबंध करना और उसकी बाध्यता, यह नेपोलियन के अनुबंध कानून के प्रभाव का ही एक संकेत है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो उत्तराधिकार वाला, उसमें संशोधन 2005 में किया गया था, तो बेटियों को भी पुत्रों के समान अधिकार मिला। यह विचार भी नेपोलियन कोड में निहित समानता के सिद्धांत का क्या है? एक अनुरूप है। समझ में आ गया। आगे चलो भाई, अब इसका पूरा संक्षेप में चार्ट देख लेते हैं। निष्कर्ष भाई क्या कह रहा है? श्रेणी और नेपोलियन का इसमें क्या योगदान? कानूनी संहिताकरण में क्या करा उसने? एकीकृत स्पष्ट सरल कोड का निर्माण कर दिया। समानता में सभी नागरिकों के लिए समान कानून बना दिए। संपत्ति देखेंगे तो निजी संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करा उसने। अनुबंध देखेंगे तो स्वतंत्र अनुबंध की मान्यता दे दी। परिवार देखेंगे तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में सुधार कर दिया। धर्म देखेंगे तो कानून को धर्म से अलग किया। वैश्विक प्रभाव देखेंगे तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक क्या रहा इसका प्रभाव रहा। निष्कर्ष अब देखते हैं भाई, इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का कानून के क्षेत्र में योगदान केवल फ्रांस तक सीमित नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट का जो कानून के क्षेत्र में योगदान था वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव आज भी दुनिया के अनेक देशों की कानूनी व्यवस्था में जीवित है। बल्कि जो उसका प्रभाव था वो आज भी दुनिया के अनेक देशों की कानूनी व्यवस्था में जीवित है। उसने न्याय, समानता और विधि की सर्वोच्चता जैसे मूल्यों को व्यवहारिक रूप दिया, और उसने न्याय, समानता और विधि की जो सर्वोच्चता जैसे मूल्यों को क्या दिया? व्यवहारिक रूप दिया। यद्यपि वो एक सम्राट था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए कानून लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की क्या रहे? नींव रख गए। नेपोलियन ने जो विधि व्यवस्था स्थापित की वह न केवल इतिहास की एक घटना है, बल्कि आज भी विधि के छात्रों, न्यायविदों और संविधान निर्माताओं के लिए क्या बनी? एक प्रेरणा है। उसकी संहिताएं बताती हैं कि कैसे स्पष्ट, सरल और समानता आधारित कानून समाज को न्यायपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट का कानून में क्या योगदान रहा। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे आपको कोई वीडियो समझ में आ ही गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो 1.5x की स्पीड चला के एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे आपके लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।